कहानी की शुरुआत होती है। इस बार रॉबर्ट मैकॉल उन लोगों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखता है जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी राह उसे सिसिली के एक छोटे से कस्बे तक ले जाती है, जहां उसे पहली बार ऐसा ठिकाना मिलता है जिसे शायद वह अपना घर कह सके। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट से होती है, जो एक कमरे में बिल्कुल शांत बैठा अपने हाथों से खून साफ कर रहा है। कुछ ही देर पहले वह अंगूर के विशाल बागानों के बीच बनी एक सुनसान हवेली तक पहुंचा था, जो एक बेहद ताकतवर शख्स की थी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, वहां तैनात हथियारबंद पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन वहां मौजूद किसी भी आदमी ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उनका सामना रॉबर्ट जैसे इंसान से होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक एक करके सभी हथियारबंद गार्ड उसके सामने ढेर होते चले गए। आखिरकार वह उस विशाल अंगूर के बाग के मालिक तक पहुंच गया। बूढ़ा आदमी उसे पहचानते हुए गुस्से में पूछता है कि उसकी जमीन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। रॉबर्ट हमेशा की तरह शांत स्वर में जवाब देता है कि यहाँ से उसकी एक चीज चोरी हुई थी और वह सिर्फ उसे वापस लेने आया है। बूढ़ा उसकी बात पर हंस पड़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब रॉबर्ट की मौत तय है। मगर रॉबर्ट बिना जरा भी घबराए इतालवी भाषा में बस इतना कहता है कि हर इंसान आखिर वहीं पहुंचता है जहां उसकी मंजिल तय होती है। इसके बाद उसकी नजर आसपास खड़े हर आदमी पर घूमती है। पल भर में वह समझ जाता है कि किसके पास हथियार है, कौन सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, कौन बहुत करीब खड़ा है और कौन अभी तक यह भी नहीं समझ पाया कि उसकी हार पहले ही लिखी जा चुकी है। फिर वही होता है जिसकी उसने चेतावनी दी थी। सबसे पहले वह उस आदमी को खत्म करता है जिसकी उंगली ट्रिगर पर थी। वह इतना पास खड़ा था कि गोली चलती तो उसका अपना साथी भी बच नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में बाकी सभी गार्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाते और देखते ही देखते उस ताकतवर आदमी का पूरा साम्राज्य उसकी आंखों के सामने बिखर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद रॉबर्ट जमीन पर पड़ी एक शॉटगन उठाता है और धीरे धीरे उस बूढ़े की तरफ बढ़ता है, जो डर के मारे रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रॉबर्ट के हिसाब से अधूरे हिसाब हमेशा पूरे किए जाते हैं। उसे खत्म करने के बाद वह अपनी जरूरत की एक चाबी उठाता है और फिर आराम से बैठकर अपने घाव और हाथ साफ करने लगता है, मानो यह सब उसकी जिंदगी का एक सामान्य दिन रहा हो। कुछ देर बाद जब वह वहां से निकलता है तो देखता है कि उसके साथ आया नौजवान अब भी गाड़ी में बैठा हुआ है। रॉबर्ट उसे वहीं रुकने का इशारा करता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोली चलती है। गोली उसकी पीठ में जा धंसती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर हमलावर को तलाशता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि बंदूक उसी लड़के के हाथ में होती है। कुछ पल तक दोनों की नजरें मिलती हैं। रॉबर्ट आसानी से उसे मार सकता था, मगर किसी वजह से उसकी उंगली ट्रिगर तक नहीं पहुंचती। यही मौका पाकर वह लड़का वहां से भाग निकलता है। बुरी तरह घायल रॉबर्ट पहले खुद अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह आखिरी फैसला लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक ही जवाब दे देती है। मजबूर होकर वह एक नाव में छिप जाता है, जो उसे दुनिया से दूर बसे एक छोटे से कस्बे की ओर ले जाती है। कुछ समय बाद खून से लथपथ और मुश्किल से सांस लेता हुआ रॉबर्ट सड़क किनारे एक स्थानीय पुलिसकर्मी को मिलता है। वह तुरंत उसे डॉक्टर एंजो के पास पहुंचा देता है। होश आने पर डॉक्टर उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो? रॉबर्ट कुछ पल चुप रहता है। अपनी जिंदगी में किए गए अनगिनत खून, कठिन फैसलों और बीते अंधेरे को याद करके वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वह बस इतना कहता है कि जैसे ही संभव होगा वह अपने घर लौट जाएगा। लेकिन एंजो समझाता है कि उसके घाव इतने गहरे हैं कि ठीक होने में वक्त लगेगा। जब डॉक्टर पूछता है कि जिसने उस पर हमला किया, क्या वे लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे, तो रॉबर्ट पूरे विश्वास से कहता है कि अब वे कभी नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह पूछता है कि आखिर वह कहाँ है। एंजो मुस्कुराकर वही बात दोहराता है जो जैसे उसकी किस्मत बन चुकी हो। वह बिल्कुल वही है जहां उसे होना चाहिए। अगली सुबह रॉबर्ट धीरे धीरे बाहर निकलता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर बताता है कि वह पूरे 3 दिन बेहोश रहा था। फिर वह उसे आल्टामोंटे नाम के उस शांत छोटे से कस्बे के बारे में बताता है, जहां जिंदगी शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग, बेहद सुकून भरी रफ्तार से चलती है। इसके बाद वह सामने जाती सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए रॉबर्ट को उस जगह की असली खूबसूरती देखने के लिए मुख्य चौक तक जाने का निमंत्रण देता है। आल्टामोंटे की गलियों में घूमते हुए रॉबर्ट की नजर एक अजीब बात पर जाती है। पूरे कस्बे में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर पल होती निगरानी उसके भीतर शक पैदा कर देती है। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी कैफे में जाकर चाय मंगाता है, मगर मालिकन मुस्कुराते हुए उसके सामने एस्प्रेसो रख देती है और मजाक में कहती है कि चाय तो बूढ़ी औरतों और अंग्रेजों के लिए होती है। तभी वहां यू नाम का वही शख्स
अपनी बेटी के साथ आता है जिसने रॉबर्ट की जान बचाई थी। दोनों बड़े सम्मान से डॉक्टर एंजो की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ रॉबर्ट ही नहीं बल्कि पूरे कस्बे के लोगों की मुश्किल वक्त में मदद की है। जाते जाते यूं उसे उसकी कार की चाबियां लौटा देता है जिन्हें उसने उसके ठीक होने तक संभाल कर रखा था। वहीं उसकी छोटी बेटी प्यार से उसे घर की बनी बिस्कुटों का एक पैकेट भी देती है। बरसों बाद रॉबर्ट के चेहरे पर दिल से निकली हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। उधर सीआईए के वित्तीय विभाग में काम कर रही एमा को रॉबर्ट फोन करता है। शुरुआत में वह अपना नाम नहीं बताता, इसलिए एमा कॉल काट देती है, लेकिन दूसरी बार रॉबर्ट सीधे काम की बात करता है। वह उसे सिसिली के उसी वाइनयार्ड का पता देता है और एक बेहद संदिग्ध जानकारी साझा करता है। रिकॉर्ड के मुताबिक वहां सीरिया से शराब की खेप मंगाई जा रही थी। यह सुनकर एमा चौंक जाती है और पूछती है कि सिसिली की वाइन फैक्ट्री को बाहर से शराब मंगाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। रॉबर्ट समझाता है कि उन बक्सों में शराब नहीं बल्कि किसी बड़े अवैध कारोबार का सामान है जिसे सिर्फ दोबारा पैक किया जा रहा है। वह साफ कहता है कि सच्चाई जानने के लिए उनकी टीम को खुद वहां जाकर छापा मारना होगा। एमा जानना चाहती है कि इतनी अहम जानकारी उसे मिली कहां से। रॉबर्ट बस इतना कहता है कि वह वहां से गुजर रहा था और उसे लगा कि यह बात उनके काम आ सकती है। जब एमा बताती है कि वह सीआईए की उस यूनिट से बात कर रहा है जो संदिग्ध पैसों के नेटवर्क की जांच करती है, तो रॉबर्ट शांत स्वर में कहता है कि उसे पहले से पता है वह किससे बात कर रहा है। फोन रखने से पहले वह एक और बात याद दिलाता है कि इस लाइन पर बोला गया हर शब्द रिकॉर्ड होता है। कॉल खत्म होते ही एमा तुरंत इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुट जाती है। अगले दिन रॉबर्ट फिर कस्बे की सैर पर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। हाथ में छड़ी होने के बावजूद सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे बीच रास्ते रुकना पड़ता है। रात होते ही पुरानी यादें उसका पीछा करने लगती हैं। उसे सूजन की वह बात याद आती है जब उसने पूछा था कि आखिर वह अनजान लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता है। फिर उसकी आंखों के सामने वाइनयार्ड का खूनी मंजर घूम जाता है जहां उसने कई लोगों की जान ली थी। पहली बार उन घटनाओं का बोझ उसे जीत की तरह नहीं बल्कि अपने कंधों पर रखे भारी अपराध बोझ जैसा महसूस होने लगता है। कुछ दिन बाद एक रेस्तरां में खाना खाते हुए वह देखता है कि मालिक कुछ बाइक सवार गुंडों को पैसे दे रहे हैं। रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि यह कोई उधार नहीं बल्कि डर के बल पर वसूली जा रही रंगदारी है। समय बीतने के साथ कैफे की मालिक अपना परिचय अमीना के रूप में देती है और प्यार से उसे रोबर्टो कहकर बुलाने लगती है। धीरे धीरे रॉबर्ट भी इस छोटे से कस्बे के लोगों के बीच घुलने मिलने लगता है। एक स्थानीय दुकानदार तो उसे गांव वालों जैसे कपड़े और टोपी खरीदने पर खास छूट भी देता है, लेकिन एक दिन घूमते हुए उसकी मुलाकात फिर उन्हीं बदमाशों से होती है जिन्हें उसने पहले देखा था। इस बार वह उनका पीछा करता है और उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। उनका सरगना मार्को सीधे एंजेलो नाम के एक मछली व्यापारी की दुकान में घुसकर उससे पैसों की मांग करता है। बाहर खड़ा रॉबर्ट अंदर से आती मारपीट की आवाजें साफ सुन लेता है। अब यह साफ हो जाता है कि ये लोग सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि पूरे कस्बे को हिंसा और डर के सहारे अपने कब्जे में रखे हुए हैं। एंजेलो को बेरहमी से पीटने के बाद मार्को अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है। जाते जाते उसकी नजर सड़क पर खड़े रॉबर्ट से टकराती है। कुछ पल तक वह उसे घूरता रहता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह अजनबी आखिर है कौन जिसे उनसे जरा भी डर नहीं लगता। फिर वह एंजेलो को अगली हफ्ते तक पैसे तैयार रखने की धमकी देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कहानी नेपल्स पहुंचती है जहां मार्को अपने बड़े भाई विंसेंट से मिलता है। लेकिन असली खतरा तो विंसेंट है जिसकी बेरहमी मार्को से भी कई गुना ज्यादा है। जब मार्को बाहर इंतजार कर रहा होता है, अंदर विंसेंट कुछ बुजुर्ग लोगों पर दबाव डाल रहा होता है ताकि वे अपने घरों के कागजों पर हस्ताक्षर करके अपनी जमीन छोड़ दें। सभी बुजुर्ग साफ इनकार कर देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि विंसेंट गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर उनका धन्यवाद करता है और बिना कोई हंगामा किए बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह मार्को से आल्टा मोंटे के लोगों से वसूले गए पैसे लेता है और उसे आदेश देता है कि कस्बे में सब कुछ उसके नियंत्रण में रहना चाहिए क्योंकि उनके आगे के इरादे इससे कहीं बड़े हैं। लेकिन अगले ही पल उनकी असली क्रूरता सामने आ जाती है। जिन बुजुर्गों ने अपना घर छोड़ने से इनकार किया था, उनमें से एक को विंसेंट के आदमी बालकनी से नीचे लटका देते हैं। पूरा मोहल्ला ये खौफनाक नजारा अपनी आंखों से देखता है। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि पूरे शहर के लिए खुली चेतावनी थी कि जो उनके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। नेपल्स में हुए उस खौफनाक प्रदर्शन के बाद विंसेंट सबके सामने साफ कर देता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। दूसरी ओर आल्टामोंटे में डॉक्टर एंजो लगातार रॉबर्ट का इलाज कर रहे होते हैं। एक दिन आराम से बातचीत करते हुए वह बताते हैं कि जवानी में उनका सपना
फुटबॉलर बनने का था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और आखिरकार उन्होंने डॉक्टर बनने का रास्ता चुना। जाते जाते वह पूछते हैं कि अगले दिन बाजार से उसके लिए कुछ लाना है क्या, लेकिन रॉबर्ट विनम्रता से मना कर देता है। उसे लगता है कि एंजो पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए अब वह अपने काम खुद करना चाहता है। अगली सुबह रॉबर्ट बाजार पहुंचकर एंजेलो की दुकान पर अलग अलग तरह की मछलियों को ध्यान से देखने लगता है। तभी अमीना वहां आ जाती है और उसके मछलियों को परखने के अंदाज पर हल्का सा मजाक करती है। वह हंसते हुए बताती है कि अच्छी मछली पहचानने के लिए उसकी चमकती आंखें और लाल या गुलाबी गलफड़े देखने चाहिए। फिर उसकी नजर रॉबर्ट की नई टोपी पर जाती है और वह कहती है कि यह उस पर काफी जंच रही है। जब रॉबर्ट खरीदारी के बाद पैसे देने लगता है तो एंजेलो साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जो इंसान डॉक्टर एंजो का दोस्त है उससे पैसे लेना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि एंजो ने मुश्किल समय में उसकी बहुत मदद की थी। उधर उसी वाइनयार्ड में CIA और सिसिली की स्थानीय एजेंसियां मिलकर जांच शुरू करती हैं। तलाशी के दौरान उन्हें ऐसा राज मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शराब की बोतलों के अंदर एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग छिपाई गई थी जिसे आतंकवादी लड़ाके लंबे समय तक थकान से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वहां करोड़ों डॉलर नकद भी बरामद होते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और होती है। इतनी लाशें मिलने के बावजूद पूरे घटना स्थल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब साफ था कि वहां मौजूद हर आदमी को अकेले एक इंसान ने खत्म किया था। सबूतों के आधार पर एमा समझ जाती है कि सीरिया से यह नशीला पदार्थ सिसिली लाया जाता था, फिर शराब की बोतलों में छिपाकर आगे यूरोप भेजने की तैयारी होती थी। वहीं बरामद नकदी किसी अलग आपराधिक नेटवर्क, संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों से जुड़ी हुई लगती है। जब उसका साथी पूछता है कि उसे इस जगह का सुराग मिला कैसे, तो एमा सिर्फ इतना बताती है कि यह जानकारी उसे एक अनजान कॉलर से मिली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह दरअसल रॉबर्ट द्वारा छोड़े गए सुरागों पर आगे बढ़ रही है। इधर आल्टामोंटे में डॉक्टर एंजो दोबारा रॉबर्ट के घाव की जांच करते हैं और बताते हैं कि अब वह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है। तभी रॉबर्ट वह सवाल पूछता है जो काफी समय से उसके मन में था। आखिर एंजो ने उसे देखकर पुलिस या एम्बुलेंस बुलाने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया? डॉक्टर मुस्कुराकर उसे वही पहली बात याद दिलाते हैं जो उन्होंने होश आने पर पूछी थी। क्या वह खुद को अच्छा इंसान मानता है? एंजो कहते हैं कि जो इंसान अपने बारे में निश्चित नहीं होता और खुद पर सवाल उठाता है वही वास्तव में अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुरे लोग कभी अपने कर्मों पर विचार ही नहीं करते। दूसरी तरफ विंसेंट अपने बड़े सपनों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। उसे लगता है कि भगवान भी उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, इसलिए वह मार्को को आदेश देता है कि आल्टामोंटे के लोगों पर दबाव और बढ़ा दिया जाए। उसका मकसद सिर्फ एक गांव पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पूरी समुद्री पट्टी पर होटल, कैसीनो और अपना साम्राज्य खड़ा करना है। इसी बीच रॉबर्ट अपना सामान समेटने लगता है। वह तय कर चुका होता है कि अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हुए मुख्य चौक की ओर दौड़ रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एंजेलो की दुकान आग में पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। वर्षों की मेहनत, परिवार की तस्वीरें और उसकी पूरी जिंदगी कुछ ही मिनटों में खत्म हो चुकी होती है। एंजेलो दर्द में तड़पते हुए अपनी दुकान की ओर भागना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग उसे पकड़कर रोक लेते हैं ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा दे। रॉबर्ट बिना कुछ कहे ये सब देखता रहता है। तभी उसकी नजर भीड़ से थोड़ा दूर खड़े कुछ चेहरों पर पड़ती है। वही गुंडे जिन्होंने यह सब किया था आराम से खड़े तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर न पछतावा था न डर। उसी पल रॉबर्ट समझ जाता है कि अब यहां से चले जाना सही नहीं होगा। बहुत समय बाद वह किसी जगह रुकने का फैसला करता है। जवाब तलाशने के लिए वह गांव के चर्च में जाता है और चुपचाप बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह आल्टामोंटे छोड़ने के बजाय रॉबर्ट खुद गांव वालों के साथ मिलकर एंजेलो की दुकान दोबारा खड़ी करने में जुट जाता है। दूसरी ओर यू सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू करता है। वीडियो देखते देखते उसे आग लगाने वालों की गाड़ी दिखाई देती है और वह उसके मालिक का पता लगाने में लग जाता है। इस बीच रॉबर्ट का समय अब अक्सर अमीना की कैफे में बीतने लगा था। अमीना गौर करती है कि खाना खाने से पहले वह बड़ी सफाई से नैपकिन और मेज पर रखी हर चीज को व्यवस्थित करता है। जब वह इसका कारण पूछती है तो रॉबर्ट मुस्कुराकर कहता है कि यह सिर्फ उसकी पुरानी आदत है। बातों बातों में अमीना उससे पूछती है कि उसके लिए खाना कौन बनाता है और उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। रॉबर्ट बताता है कि वह हमेशा अपना खाना खुद बनाता है और उसे चिल्ली कॉर्न कार्ने बेहद पसंद है। अमीना तुरंत फैसला करती है कि अब उसे आल्टामोंटे का असली स्वाद चखाना चाहिए। दोनों साथ साथ गलियों से गुजरते हैं। रास्ते में अमीना बताती है कि यह कैफे पहले उसके माता पिता का था और अब वही उसे संभाल रही है। आखिर में वह उसे एक स्थानीय स्टॉल पर ले जाकर कबाब खिलाती है। धीरे धीरे रॉबर्ट का मन
इस जगह और यहाँ के लोगों से जुड़ने लगता है। जो इंसान सिर्फ इलाज करवाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, अब वही लोगों के बीच अपनापन महसूस करने लगा था। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एंजेलो की दुकान फिर से तैयार हो जाती है। गांव वाले अब रॉबर्ट को अपना मानने लगते हैं और उसके भीतर भी वह इंसानियत लौटने लगती है जिसे वह शायद हमेशा के लिए खो चुका था। यहाँ तक कि अब वह बिना छड़ी के गांव की लंबी सीढ़ियां भी आराम से चढ़ने लगता है। लेकिन जब रॉबर्ट की जिंदगी में सुकून लौट रहा था, तभी अतीत फिर उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। एक दिन कैफे में बैठा वह महसूस करता है कि कोई उसकी तस्वीरें ले रहा है। सामने सीआईए एजेंट एमा खड़ी होती है, जिसने उसकी रहस्यमयी कॉल प्राप्त की थी। रॉबर्ट माहौल हल्का करते हुए मुस्कुराकर कहता है कि अगर तस्वीर ही चाहिए तो सीधे बोल देती। फिर वह उलटी गिनती शुरू करता है और कैमरे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ पोज दे देता है। मगर इस मजाक के पीछे एमा के मन में कई सवाल थे। वह उसके सामने बैठकर जानना चाहती है कि वह वास्तव में कौन है और उस वाइनयार्ड में क्या कर रहा था। लेकिन रॉबर्ट वही जवाब दोहराता है कि वह बस वहां से गुजर रहा था। एमा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और पूछती है कि आखिर वह किसके लिए काम करता है। रॉबर्ट फिर भी कुछ नहीं बताता। आखिरकार एमा उसे चेतावनी देती है कि चाहे तो वह उसे हिरासत में भी ले सकती है, लेकिन रॉबर्ट के चेहरे पर जरा भी घबराहट दिखाई नहीं देती। रॉबर्ट हल्की मुस्कान के साथ एमा से कहता है कि उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए उसे कानूनी अनुमति चाहिए होगी, जब तक कि वह उसे किसी ऐसी गुप्त जगह ले जाने का इरादा न रखती हो जहां कोई सवाल पूछने वाला ही ना हो। एमा तुरंत बात बदलती है और पूछती है कि आखिर उसे सीआईए का वह गोपनीय नंबर मिला कैसे। रॉबर्ट आराम से जवाब देता है कि उसे यह एक पुराने ब्लैक बुक में मिला था। इसके बाद एमा सीधे असली मुद्दे पर आती है। वह जानना चाहती है कि क्या उसी ने वाइनयार्ड में मौजूद सभी लोगों को खत्म किया था। लेकिन रॉबर्ट कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि नशे का कारोबार हमेशा खून और मौत से जुड़ा होता है। एमा फिर पूछती है कि क्या उसे यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि उसने उसे ढूंढ कैसे निकाला। रॉबर्ट बिना हैरान हुए खुद पूरी कहानी बता देता है। वह कहता है कि उसने उसी फेरी का रिकॉर्ड देखा होगा जिसमें वह सफर कर रहा था। फिर बंदरगाह के कैमरों की कई हफ्तों की फुटेज खंगाली होगी, वहां से उसकी गाड़ी का नंबर निकाला होगा और आखिरकार उसी जानकारी के सहारे यहां तक पहुंच गई होगी। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे निशानों का पीछा करना उसकी पुरानी आदत थी। जाते जाते एमा पहली बार उसे उसके असली नाम से पुकारती है। अब यह साफ हो चुका था कि वह जान चुकी थी कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर कौन है। इसी दौरान आल्टामोंटे में एक और मुसीबत जन्म ले चुकी थी। यू अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब फोन आता है। सामने वाला बताता है कि उसकी बेटी तय समय से पहले ही स्कूल से चली गई है। घबराया हुआ यू तुरंत स्कूल पहुंचता है, लेकिन शिक्षकों से उसे पता चलता है कि कोई नकली पुलिस अधिकारी पहले ही बच्ची को अपने साथ ले जा चुका है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागता हुआ घर पहुंचता है और अपनी पत्नी व बेटी को आवाजें लगाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने रूह कंपा देने वाला नजारा होता है। मार्को और उसके आदमी घर के अंदर बैठे उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बनाए हुए थे। एक गुंडा पीछे से उसके सिर पर वार करता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद मार्को उसे बेरहमी से लाते मारते हुए आरोप लगाता है कि उसी ने एंजेलो की दुकान जलाने वालों की जानकारी बाहर पहुंचाई थी। वह घमंड से कहता है कि उनके आदमी हर जगह मौजूद हैं और उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। फिर वह अपनी गैंग के एक सदस्य को बच्ची को सामने लाने का आदेश देता है। वह यूं को साफ चेतावनी देता है कि अगर किसी ने दोबारा उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अगली बार सिर्फ धमकी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन पीछे एक टूटा हुआ परिवार और बुरी तरह घायल यू छोड़ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर एंजो यू के घावों का इलाज कर रहे होते हैं। जब वह कमरे से बाहर निकलते हैं तो रॉबर्ट उसके शरीर पर पड़े चोटों के निशान देख लेता है। वह एंजो से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो डॉक्टर इसे एक मामूली हादसा बताकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि वह सच छिपा रहे हैं। आखिरकार एंजो हार मानकर पूरी सच्चाई बता देते हैं। यह सब कैमोरा नाम के अपराधी संगठन का काम है, जिसने पूरे कस्बे को अपने डर में जीने पर मजबूर कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि यह गैंग किसी बीमारी की तरह फैल चुकी है, एक ऐसे कैंसर की तरह जिसका इलाज अब किसी के पास नहीं बचा। इसके बाद रॉबर्ट अपनी ताकत वापस पाने में जुट जाता है। वह रोज अभ्यास करता है और धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगता है। एक दिन वह गांव की ऊंची सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एमा थी। कुछ देर बातचीत के बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसकी जांच में आखिर क्या निकला। एमा बताती है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रॉबर्ट नाम का वह आदमी जैसे दुनिया में है ही नहीं। वह एक ऐसे साए की तरह है जिसका कोई आधिकारिक अस्तित्व नहीं मिलता। फिर वह वाइनयार्ड के मालिक लोरेंजो विटाल के बारे में बताती है, जो सालों तक इंटरपोल की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल रहा था। उसने एक विशाल साइबर नेटवर्क खड़ा किया था, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों,
सरकारी एजेंसियों और पेंशन फंडों से करोड़ों की चोरी की जाती थी। उसी की जमीन यूरोप में नशे की खेप पहुंचाने का बड़ा केंद्र भी बनी हुई थी। रॉबर्ट पूछता है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोई योजना है। एमा भरोसे के साथ कहती है कि वह अपना काम अच्छी तरह जानती है और ऐसे मामलों में नई नहीं है, लेकिन रॉबर्ट उसे चेतावनी देता है कि इस बार उसके सामने साधारण अपराधी नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे और इरादे कभी एक जैसे नहीं होते। वे कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं। जब एमा उससे पूछती है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, तो रॉबर्ट जवाब देने के बजाय एक सवाल पूछता है। अगर तस्करों के पास आसान रास्ते मौजूद थे, तो उन्होंने इतनी कड़ी निगरानी वाले नेपल्स के बंदरगाह को ही क्यों चुना? एमा कहती है कि वह इस पहलू की भी जांच करेगी, लेकिन बदले में जब उसे जवाब मिल जाएगा, तब रॉबर्ट को भी बताना होगा कि उसने आखिर पहली कॉल काटे जाने के बाद दोबारा उसी से संपर्क क्यों किया। उसी रात मार्को अपने आदमियों के साथ उस रेस्तरां में पहुंच जाता है जहां यू अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वहां और भी लोग मौजूद हैं। वह यू के सिर पर लगी चोट का मजाक उड़ाते हुए उसे अपमानित करता है और फिर आदेश देता है कि अब से वह उनके लिए सिर्फ नावें लाने ले जाने का काम करेगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक मेज पर जाती है। वहां रॉबर्ट पूरी शांति से उसे देख रहा होता है। मार्को उसके पास जाकर सख्त लहजे में कहता है कि दूसरों के मामलों से दूर रहे। रॉबर्ट शांत स्वर में जवाब देता है कि वह तो हमेशा यही कोशिश करता है, लेकिन मार्को ही उसके लिए यह काम मुश्किल बनाता जा रहा है। फिर वह कहता है कि जिंदगी में हर चीज सही समय पर होती है और उनके लिए इससे बुरा समय शायद कभी नहीं आया। अगर यही मुलाकात 3 हफ्ते पहले हुई होती तो शायद यह बातचीत भी न होती, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वह इस कस्बे के लोगों को जान चुका है, उनसे लगाव महसूस करने लगा है और बरसों बाद उसे पहली बार एहसास हुआ है कि शायद वह सचमुच उसी जगह खड़ा है जहां उसे होना चाहिए। रॉबर्ट हमेशा की तरह उन्हें आखिरी मौका देता है। वह शांत आवाज में कहता है कि अगर वे चाहें तो आल्टा मोंटे छोड़कर कहीं और अपना धंधा जारी रख सकते हैं, लेकिन इस कस्बे से हमेशा के लिए दूर रहना होगा। मार्को उसकी बात सुनकर ठहाका लगाता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि यह विदेशी आदमी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी रॉबर्ट उससे उसकी घड़ी देखने के लिए कहता है। बिना किसी शक के मार्को अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अगले ही पल रॉबर्ट उसकी बाह के एक खास नस पर दबाव डालता है। देखते ही देखते मार्को का पूरा हाथ सुन्न पड़ जाता है और वह दीवार से चिपककर हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता। जैसे जैसे रॉबर्ट अपनी पकड़ मजबूत करता है, दर्द असहनीय होता जाता है। ये देखकर उसके साथी समझ जाते हैं कि सामने वाला आदमी मजाक नहीं कर रहा। आखिरकार दर्द से तड़पता मार्को अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन रॉबर्ट उसे जाने से पहले अपनी बंदूक मेज पर रखने और खाली हाथ बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। बेइज्जती से तिलमिलाया मार्को बाहर निकलते ही कसम खाता है कि वह उस अमेरिकी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह अपने आदमी से हथियार मंगवाता ही है कि अचानक उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक गुंडे को दीवार से दे मारती है। इससे पहले कि कोई संभल पाता, रॉबर्ट बिजली की रफ्तार से सामने आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल अगले ही पल एक बदमाश के चेहरे पर टूटती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। मार्को तुरंत चाकू निकालकर हमला करता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी हर चाल पहले से पढ़ चुका होता है। वह एक एक वार को आसानी से बचाता है, उसके हमलों की लय तोड़ देता है और उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों में लड़ाई का अंत हो जाता है और रॉबर्ट हमेशा की तरह बिना घबराहट के उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगली सुबह यू और स्थानीय पुलिस उस जगह पहुंचते हैं जहां रात की लड़ाई हुई थी। वहां पड़े शवों की जांच के दौरान उन्हें एक अहम सुराग मिलता है। मार्को की गाड़ी से वही खतरनाक ड्रग बरामद होती है जो पहले वाइनयार्ड में मिली थी। अब दोनों मामलों के बीच का रिश्ता साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन इसी दौरान रोम में एक और बड़ा हादसा हो जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की खबर पूरे देश को हिला देती है। टीवी पर यह समाचार देखते हुए एमा को उसका साथी बताता है कि हमलावर सीरिया से जुड़े लोग थे। तभी एमा को पूरी तस्वीर समझ में आने लगती है। जिस नशे के कारोबार से पैसा कमाया जा रहा था, वही रकम इन आतंकी हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल हो रही थी। वह तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि यह पूरा नेटवर्क नेपल्स के बंदरगाह से संचालित हो रहा था, जहां से ड्रग्स आसानी से अलग अलग जगहों तक पहुंचाई जा सकती थी। इसलिए वह फैसला करती है कि इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सड़क स्तर पर काम करने वाले सप्लायरों को पकड़ना होगा। उसका साथी मृत अपराधियों की पुरानी फाइलों में उलझा रहता है, जबकि एमा सीधे पुलिस प्रमुख के पास पहुंचती है और पूछताछ के लिए कुछ नामों की सूची सौंप देती है। पुलिस प्रमुख फाइलें देखने के बाद अनुमति तो दे देता है, लेकिन एक खास व्यक्ति से दूर रहने की चेतावनी भी देता है। विडंबना यह होती है कि एमा सबसे पहले उसी आदमी तक पहुंचने का फैसला करती है। सख्त पूछताछ के बाद उसे सप्लाई चेन से जुड़ी अहम जानकारी मिल जाती है। उसी सुराग के आधार पर सीआईए
और स्थानीय पुलिस मिलकर कई ठिकानों पर छापे मारती है और ड्रग्स बांटने वाले नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई शुरू कर देती है। कुछ समय बाद पुलिस प्रमुख खुद विंसेंट के घर पहुंचता है। पूरा कैमोरा परिवार अभी भी मार्को की मौत का शोक मना रहा होता है। वह उन्हें बताता है कि अब मामला सिर्फ स्थानीय अपराध का नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ी जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही वह चेतावनी देता है कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रही महिला अधिकारी बेहद तेज दिमाग की है और देर सबेर वह सच्चाई तक पहुंच ही जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि असली खेल आतंकियों ने नहीं, बल्कि विंसेंट और उसके परिवार ने खेला था। वही लोग दुश्मनों से ड्रग्स खरीदकर अपनी गलियों में बेचते थे और उसी पैसे से अपना अपराधी साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। पुलिस प्रमुख उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनके पैसों से आतंकियों ने कितनी मासूम जानें ली हैं और वे इस खून के बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन विंसेंट पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह ठंडे लहजे में कहता है कि अगर उन्होंने यह सौदा नहीं किया होता तो कोई और कर लेता, इसलिए होने वाली मौतें फिर भी नहीं रुकती। जब पुलिस प्रमुख इस पूरे कारोबार को रोकने की बात करता है तो विंसेंट का धैर्य जवाब दे देता है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह है कि उसके भाई को किसने मारा। पुलिस प्रमुख उसे दरिंदा कहकर जाने लगता है, लेकिन विंसेंट के आदमी उसे बीच रास्ते से पकड़कर वापस ले आते हैं। फिर विंसेंट बिना किसी भावना के उसकी एक हथेली काट देता है, मानो किसी जानवर का मांस काट रहा हो। इसके बाद उसके लोग उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए व्यंग्य में धन्यवाद भी कहते हैं, जैसे उसने उनका कोई एहसान किया हो। इधर आल्टामोंटे में यू व बरामद ड्रग्स रॉबर्ट को दिखाता है। उन्हें देखते ही रॉबर्ट पहचान जाता है कि यही वही नशीला पदार्थ है जो उसने उस वाइनयार्ड में देखा था। अब उसके लिए यह साफ हो चुका था कि दोनों घटनाएं एक ही खतरनाक साजिश की कड़ियां हैं। रॉबर्ट बिना एक पल गंवाए तुरंत एमा को फोन करता है। उसी समय एमा को पुलिस प्रमुख के लापता होने और मामले से जुड़े नए सुरागों की जानकारी मिली होती है। अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए रॉबर्ट उसे बताता है कि अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस पूरे खेल के पीछे आतंकवादी नहीं, बल्कि कैमोरा परिवार का हाथ है। लेकिन एमा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक भीषण धमाका होता है। उसकी कार में पहले से लगाया गया बम फट जाता है और वह कई फीट दूर जा गिरती है। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। होश में आने के बाद वह अपने साथी से कहती है कि असली दुश्मन आतंकवादी नहीं, बल्कि कैमोरा है। उसका साथी भरोसा दिलाता है कि अब वह इस मामले को खुद संभालेगा। उधर विंसेंट अपने हथियारबंद आदमियों के साथ सीधे आल्टामोंटे पहुंच जाता है। पूरे कस्बे के सामने वह यू को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देता है। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिल में डर बैठाना था। यू की पत्नी और बेटी बेबस होकर यह सब देख रही होती हैं। विंसेंट सबके सामने अपने भाई के कातिल का नाम पूछता है, लेकिन जब यू कुछ नहीं बोलता तो वह बिना झिझक गोली चलाकर उसके कान का एक हिस्सा उड़ा देता है। फिर धमकी देता है कि अगर सच सामने नहीं आया तो पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजती है। विंसेंट गुस्से में पूछता है कि बोलने वाला कौन है। अगले ही पल रॉबर्ट सामने आकर खुद स्वीकार करता है कि मार्को को उसी ने मारा था। वह कहता है कि उसने पहले उन्हें यह जगह छोड़कर जाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मासूम लोगों को सताना जारी रखा, इसलिए उसे वही करना पड़ा जो जरूरी था। विंसेंट तिरस्कार से पूछता है कि एक अमेरिकी इस अनजान गांव में आखिर कर क्या रहा है। रॉबर्ट शांत नजरों से उसकी तरफ देखते हुए वही जवाब देता है जो वह पहले भी दे चुका है। वह बिल्कुल वहीं खड़ा है जहां उसे होना चाहिए। धीरे धीरे रॉबर्ट सबके सामने आगे बढ़ता है और पहली बार खुलकर बताता है कि उसने इस कस्बे को छोड़ने का फैसला क्यों बदल दिया। वह कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कमजोरी, दर्द, मौत और अनगिनत तकलीफें देखी हैं, लेकिन आल्टामोंटे के लोगों ने उसे एक ऐसी चीज महसूस कराई है जिसे वह लगभग भूल चुका था, सुकून। और अब कोई भी उससे यह शांति नहीं छीन सकता। विंसेंट घमंड से जवाब देता है कि वह इस इलाके का मालिक है और जो चाहे हासिल कर सकता है। तब रॉबर्ट उसे खुली चुनौती देता है, अगर उसे बदला लेना है तो सामने आए, लेकिन इस गांव के लोगों को बीच में ना घसीटे। विंसेंट इनकार कर देता है। वह चाहता है कि सब कुछ इसी चौक में हो, ताकि हर आदमी अपनी आंखों से देखे कि उसके खिलाफ जाने वालों का क्या अंजाम होता है। रॉबर्ट चारों ओर खड़े डरे हुए लोगों को देखता है, फिर चर्च के पादरी को गले लगाकर खुद को आने वाले मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। जैसे ही विंसेंट बंदूक उठाता है, अचानक एक गोली चलती है, लेकिन इस बार ट्रिगर रॉबर्ट ने नहीं दबाया था। गोली डॉक्टर एंजो ने चलाई थी, वही शांत डॉक्टर जिसने हमेशा लोगों की जान बचाई थी। अब पहली बार उनके लिए हथियार उठा चुका था। वह दोबारा निशाना साधता है। उसके इस साहस ने पूरे माहौल को बदल दिया। एंजेलो आगे बढ़कर अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि अगर गोली चलानी है तो उसे भी मारना होगा। देखते ही देखते बाकी सभी ग्रामीण भी
अपने अपने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अचानक विंसेंट खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अब पूरा गांव एकजुट होकर उसके सामने खड़ा था। मजबूर होकर वह अपने आदमियों के साथ पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते कसम खाता है कि लौटकर पूरे आल्टामोंटे को मिटा देगा। रॉबर्ट सिर्फ इतना कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा। अपनी हवेली में लौटते ही विंसेंट गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने आदमियों से उस अमेरिकी के बारे में हर जानकारी मांगता है। वह जानना चाहता है कि वह कौन है, कहां से आया है और आखिर किसके लिए काम करता है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोगों का अंदाजा होता है कि शायद वह CIA से जुड़ा हो, कुछ उसे FBI का आदमी मानते हैं, तो कुछ सोचते हैं कि उसे किसी दुश्मन गैंग ने भेजा है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। विंसेंट फैसला कर लेता है कि उसकी पहचान चाहे जो भी हो, अगली सुबह उससे पहले उसकी मौत होगी और फिर पूरे आल्टामोंटे को राख बना दिया जाएगा। लेकिन उसकी यह योजना कभी पूरी नहीं हो पाती। उसी रात रॉबर्ट चुपचाप उसकी हवेली में दाखिल हो जाता है। फिर शुरू होता है उसका असली खेल। सबसे पहले बाहर तैनात पहरेदार एक एक करके बिना आवाज के खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वह अंदर घुसकर पूरे घर में फैले हथियारबंद लोगों को भी उसी खामोशी से रास्ते से हटा देता है। अंधेरे कमरों और लंबी गलियारों के बीच वह ऐसे आगे बढ़ता है जैसे उसकी मौजूदगी का कोई निशान ही न हो। दूसरी तरफ विंसेंट गहरी नींद में होता है और उसे जरा भी एहसास नहीं कि मौत उसकी सबसे सुरक्षित जगह के अंदर पहुंच चुकी है। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनकर विंसेंट की नींद खुलती है। वह ऊपर देखता है तो छत से खून की बूंदें टपक रही होती हैं। अगले ही पल उसके एक आदमी की लाश शीशा तोड़ते हुए उसके सामने आ गिरती है। घबराकर वह बंदूक उठा लेता है और पूरी हवेली में अपने लोगों को आवाज लगाता हुआ दौड़ने लगता है। लेकिन हर कमरे में उसे सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं। जिस सुरक्षा पर उसे सालों से घमंड था, वह कुछ ही मिनटों में बेकार साबित हो चुकी थी। बौखलाकर वह खाली कमरों में गोलियां चलाने लगता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार रॉबर्ट उसके सामने आ जाता है और एक ही बार में उसे बेहोश कर देता है। जब विंसेंट की आंख खुलती है तो वह खुद को अपनी ही हवेली में एक खंभे से बंधा हुआ पाता है। उसके चारों ओर वही ड्रग्स के पैकेट रखे होते हैं जिनके सहारे उसने अपना अपराधी साम्राज्य खड़ा किया था। पूरी तरह बेबस होने के बावजूद उसके चेहरे से घमंड नहीं जाता और वह अब भी रॉबर्ट को धमकाने की कोशिश करता है। विंसेंट आखिरी दम तक अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। वह रॉबर्ट को धमकाते हुए कहता है कि उसके आदमी जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे और चाहे वह कहीं भी छिप जाए, कोई न कोई उसके पीछे जरूर आएगा। लेकिन रॉबर्ट इन खोखली धमकियों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह शांत स्वर में बस इतना कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान को एक दिन मौत का सामना करना ही पड़ता है। फिर वह उसकी रस्सियां खोल देता है और बताता है कि उसके शरीर में वही नशा पहुंच चुका है जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में उसका दिल काम करना बंद कर देगा। ये सुनते ही विंसेंट बुरी तरह घबरा जाता है। पहले वह लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश करता है, फिर जमीन पर गिरकर रेंगने लगता है। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। दूसरी ओर रॉबर्ट कुछ दूरी बनाकर चुपचाप उसके पीछे चलता रहता है। वह देखता है कि जो आदमी सालों तक खुद को इस पूरे साम्राज्य का मालिक समझता था, आज उसी जगह से अपनी जान बचाने के लिए बेबस होकर भाग रहा है। उसी समय आल्टामोंटे की गलियों में एक धार्मिक जुलूस आगे बढ़ रहा होता है। एक तरफ पूरा कस्बा शांति और उम्मीद के साथ अपनी नई शुरुआत का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ विंसेंट का अंधेरा साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। किसी तरह वह मुख्य सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन मौत उससे पहले ही उसका रास्ता रोक चुकी होती है। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मार देती है। बुरी तरह घायल होने के बाद भी वह हार नहीं मानता और खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार एक फल की दुकान के पास पहुंचते पहुंचते उसकी ताकत पूरी तरह जवाब दे देती है और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा रॉबर्ट यह सब बिना किसी खुशी या बदले की भावना के देखता रहता है। उसके चेहरे पर जीत का अहंकार नहीं, बल्कि सिर्फ यह सुकून होता है कि अब उस कस्बे पर मंडराता आखिरी खतरा भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगले दिन अस्पताल में एमा टीवी पर खबरें देख रही होती हैं। समाचारों में बताया जाता है कि CIA और इंटरपोल की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में सिंथेटिक एम्फेटामिन बरामद हुई है, जो हजारों लोगों की जान लेने के लिए काफी थी। साथ ही कैमोरा संगठन का पूरा नेटवर्क भी ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि गिरोह का सरगना विंसेंट नेपल्स की सड़कों पर मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर उसकी मौत उसी ड्रग की ओवरडोज से हुई मानी गई जिसे वह वर्षों से दूसरों तक पहुंचाता रहा था। कुछ देर बाद रॉबर्ट अस्पताल में एमा से मिलने आता है। एमा सबसे पहले उसकी समय पर दी गई सूचना के लिए उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर वह फोन न करता तो शायद वह बम धमाके में बच नहीं पाती। तभी उसकी नजर रॉबर्ट के हाथ में पकड़े बैग पर जाती है। पूछने पर रॉबर्ट बताता है कि इसमें $36,400 हैं, जो उसे सिसिली के वाइनयार्ड से मिले थे। एमा हैरान होकर पूछती है कि वह इतनी बड़ी रकम उसके पास क्यों लाया है। तब रॉबर्ट बताता है
कि यह पैसा ग्रेग नाम के एक बुजुर्ग मजदूर का है। कुछ महीने पहले एक हैकर ने उसकी पूरी पेंशन लूट ली थी और उसकी जिंदगी भर की कमाई पल भर में गायब हो गई थी। एमा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। करोड़ों डॉलर के बीच पहुंचने के बावजूद रॉबर्ट ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसने सिर्फ उतनी रकम वापस लाई जो एक साधारण इंसान से अन्याय करके छीनी गई थी। जब एमा पूछती है कि क्या ग्रेग उसका कोई रिश्तेदार या खास दोस्त है, तो रॉबर्ट मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, उसने बस कभी उसे अपनी गाड़ी में सफर कराया था, लेकिन उसके लिए वही छोटा सा रिश्ता काफी था। कुछ समय बाद एमा बोस्टन जाकर ग्रेग और उसकी पत्नी से मिलती है। वह यह बताए बिना कि पैसे किसने भेजे हैं, उनका पूरा पेंशन फंड उन्हें लौटा देती है। बैग खोलते ही ग्रेग की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी मेहनत की कमाई वापस मिल सकती है। वह बार बार पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन एमा सिर्फ इतना कहती है कि यह किसी ऐसे इंसान की तरफ से आया है जिसने सही काम करना चुना। बरसों बाद उस बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर राहत लौट आती है। अब उन्हें अपना घर बेचने या अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत खोने का डर नहीं रहा। इधर एमा के साथी को पदोन्नति मिलने के बाद कोई उसके लिए एक पैकेट छोड़ जाता है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर वही पुरानी काली डायरी मिलती है, जिसके साथ एक छोटा सा संदेश रखा होता है, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होता। नीचे सिर्फ 2 अक्षर लिखे होते हैं, RAM। एमा डायरी के पन्ने पलटती है तो उसमें वर्षों से इकट्ठा की गई जानकारी दिखाई देती है। ऐसे लोगों के नाम, तारीखें और विवरण जिन्हें मदद की जरूरत थी लेकिन व्यवस्था ने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। तभी उसकी नजर एक पारिवारिक तस्वीर पर पड़ती है और उसे समझ में आता है कि उसकी माँ सूजन ही वह महिला थी जो रॉबर्ट की जिंदगी में सबसे अहम थी और जिनकी मौत ने उसकी दुनिया बदल दी थी। उसी पल एमा को एहसास होता है कि रॉबर्ट सिर्फ एक केस सुलझाने में उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उनके बीच एक गहरा और निजी रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। उधर इन सब से दूर रॉबर्ट फिर से अल्टामोंटे लौट आता है। पूरा कस्बा अपनी फुटबॉल टीम की जीत का जश्न मना रहा होता है। हर गली में खुशियां बिखरी होती हैं और सभी लोग एक साथ इस पल का आनंद ले रहे होते हैं। अमीना उसके पास आकर बताती है कि यह जीत सिर्फ खेल की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की खुशी है। रॉबर्ट चारों ओर नजर घुमाता है। जिन चेहरों को उसने पहली बार अजनबियों की तरह देखा था, वही लोग अब उसके अपने बन चुके थे। लंबे समय तक उसे लगता रहा था कि उसकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन लिखा है, कि वह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहेगा। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि शायद अल्टामोंटे तक उसका पहुंचना महज संयोग नहीं था। शायद अनगिनत लड़ाइयों, गलतियों और अपनों को खो देने के बाद आखिरकार उसे वह जगह मिल गई थी जहां वह रुक सकता था। अब उसे किसी मिशन की तलाश नहीं थी, न ही किसी भागने की जरूरत। बरसों बाद रॉबर्ट सचमुच उसी जगह था जहां उसे होना चाहिए था, और यहीं इस कहानी का भावपूर्ण अंत होता है।